मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की चर्चा के बीच दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जबलपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। कल रात को ही उनसे मेरी बात हुई है और वह छिंदवाड़ा में है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की है, उस समय लड़ाई लड़ी जब जनता पार्टी की सरकार इंदिरा गांधी को जेल भेज रही थी। उस आदमी का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी। तो मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर आंकड़े बताती है, चुनाव में उतनी ही सीट कैसे मिल जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में निश्चित तौर पर गड़बड़ी है, जिसे भाजपा जानती है और इन्हीं की मिलीभगत से लोकतंत्र में यह खिलवाड़ चल रहा है। 2012 के बाद से जब से वीवीपैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में, मोदी जी और उनके जो क्लोज ग्रुप है वो अति विश्वास में है। 14 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, बहुमत होता है 2072 पे, उनको मिले 272। उसके बाद 2019 में उनका 300 पार, तो मिले 303। इतने बड़े देश में जहां 90 करोड़ ज्यादा मतदाता हों, इतना निर्णय कैसे, मतलब इतना भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? अब मेरे पास 2 उदाहरण हैं। एक बैरसिया में 17 नवंबर को चुनाव हुआ। 19 नवंबर को एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे, कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे और भाजपा इतने वोट से जीतेगी। कब? 19 नवंबर को, चुनाव के 2 दिन बाद। और नतीजा आया तो वो कब ही आया। इसी प्रकार नागदा में जो उन्होंने काउंटिंग के 2 दिन पहले दिसंबर 1 को जो नतीजा डाल दिया वो कब ही आया। 1% भी इधर उधर नहीं था। तो ये सारी बातें हैं, इस पर हम एक ही बात हमने पूरे देश के सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से कि हमें बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। हमने पूछा कि ये आपकी चिप आती कहां से है, इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है। ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश हैं जहां की ईवीएम मशीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर को उन्होंने उजागर कर दिया कि भाई देख लो, इसको देखना है। तो हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को
चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। अब चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे मिलने की तैयार नहीं है। 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का। 6 महीने से टाइम नहीं दिया है। क्या निष्पक्षता से काम करता है ईसीआई? कर्नाटक चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लो और बटन दबाओ। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि नहीं है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जुर्म है कि नहीं है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का चयन जो कमेटी है उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके अंदर होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रस्ताव भेजा गया, सरकार ने उसे नामंजूर करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनोनीत एक और मंत्री उसमें रख दिया। तो ये तो निष्पक्षता की निशानी नहीं है, खुलेआम पक्षपात हो रहा है। अब मालूम पड़ा है कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता हैं। ये तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है उसके साथ तो मजाक है कि नहीं है ये? इस दौरान दिग्विजय सिंह ने नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर भी अपने विचार रखे। देखिए, मैंने और निखरा जी ने नर्मदा परिक्रमा की है। 3 बिंदु हैं जिस पर कि हमें नर्मदा जी के का जो स्वरूप है उस पे हमें चिंता है। नंबर 1, वनों की कटाई और जो सीवेज के नाले उसमें शामिल होते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल एक इशू ये है। दूसरा इशू है कि रेत खनन से कितना नुकसान हो रहा है। 2, तीसरा है बड़े बांधों से नर्मदा जी के बहाव में जो फर्क पड़ा है उसका क्या असर होगा नर्मदा जी के स्वरूप को, और बांध से डूबे हुए परिवारों के लिए जो नियम कानून और वादे हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए। 3 बिंदु हैं जिन पर कि हम लोग वर्क करना चाहते हैं। और मैं हमारा जो ट्रस्ट है उस पर निखरा जी हमारे डायरेक्टर हैं, हम लोग इन 3 बिंदुओं पर उस पर जांच कराना चाहते हैं। मां नर्मदा जी हमारे लिए जीवनदायिनी है और उसके लिए घोषणा करना बंद करिए, काम करके दिखाइए। अरे ये तो मालवा के हैं, शिवराज सिंह जी ने 18 साल के उनके कार्यकाल में क्या किया जरा बता दें। सबसे ज्यादा रेत का दोहन उन्हीं के गांव में होता है। तो इसलिए हमारे लिए ये चिंता का विषय है, इस पर हम लोग नियमित रूप से काम करते रहे और आगे भी करेंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी भी बताया। बात यह है, मैंने कहा ना, विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से किसान विरोधी है और ये बात 2 चीजों से साफ होती है। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए 2013 में, जिसमें कि किसान की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो सर्कल रेट अपने यहाँ कहते हैं, कलेक्टर रेट जो से कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चौगुनी, शहरी क्षेत्र में दुगनी कीमत पे आप अधिग्रहण करिए। पहला ऑर्डिनेंस क्या लाए मोदी जी, उसको खत्म करिए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया तो कानून तो बच गया, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर दिया कि राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब किसान विरोधी मानसिकता उनकी साबित होती है। एक
दूसरा, फिर 3 कानून लाए ये लोग, जिसकी कोई चर्चा नहीं की, किसी से भी, किसी किसान संगठन से चर्चा नहीं की, उसका विरोध हुआ और 13 महीने के आंदोलन के बाद वो तीनों कानून वापस लिए गए और वादा किया गया कि उसके अंदर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, कानून लाया जाएगा। वादा किया गया कि पुराने केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। वादा किया गया कि लखीमपुर खीरी में जो एक किसान नेता की हत्या की थी मंत्री जी के बेटे के लोगों ने, उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 साल तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर से आंदोलन के लिए आवाज उठाई। आंदोलन की आवाज उठाई तो आंदोलन फिर ना हो, उसकी चर्चा के लिए मोदी जी ने किसको तैनात किया? किसान मंत्री को साथ भेजा जरूर, लेकिन अंडर मिस्टर पीयूष गोयल जो कि कॉरपोरेट मिनिस्टर हैं, जिनका किसानों से कोई संबंध भी नहीं है, ना उनके प्रति कोई उनकी आस्था हो, वो रिप्रेजेंट करते हैं देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स। उनको वहां भेजकर ये संदेश दे दिया कि हमें किसानों की परवाह नहीं है, हमको कॉरपोरेट्स का ख्याल रखना है, उद्योगपतियों का ख्याल रखना है। ये मानसिकता से वो हैं और इस प्रकार तो कीलें बिछा दी गई, कंक्रीट दीवारें खड़ी कर दी गई। ये हो क्या रहा है? और ये सब काम जो कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसान और मजदूर और गरीब का इतना नजरअंदाज करके चुनाव के 3 महीने पहले उन्होंने जो उनकी मानसिकता नजर आ रही है, वो ये बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पर भरोसा की आवश्यकता नहीं है, उसे तो ईवीएम पर भरोसा है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।